जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की शब्दावली पर गौर करें। वर्ड मैं दे रहा हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। इसको 3 अप्रोच से देखेंगे। पहला अप्रोच होगा कि किन परिस्थितियों में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। दूसरा फेज होगा कि इसका कार्यक्रम क्या था। और तीसरा फेज होगा आखिर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में नमक को ही क्यों चुना। तो आरंभ करते हैं पूरे वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का चित्रण आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला 1920 से लेकर के 1930 तक के राजनीतिक हालात का। अगर कम नंबर का हो, महज 150 शब्दों में लिखना हो तो 27 से 30 का चित्रण करें। अगर 1920 से आप परिस्थिति को ले रहे हैं तो उसका अल्फाज कुछ ऐसा होगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कि माना कि असहयोग आंदोलन मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन यह भी तो सच है कि इसके कारण राष्ट्र में राष्ट्रीयता फैली, आवाम की आम जनता सड़कों पर आई। 1920 से 30 अर्थात 10 साल की समयावधि में भारत में कोई आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन राजनीतिक चेतना पनपी थी। इसी का सबसे बड़ा प्रभाव था कि 1923 में स्वराज पार्टी को व्यापक सफलता मिली थी। 25 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था। और 1927 में पनपी हुई राष्ट्रीयता का ही परिणाम था कि साइमन आयोग के गठन के साथ ही विरोध होना आरंभ हो चुका था। साइमन आयोग का गठन 2 लक्ष्य से किया गया था कि भारतीयों को और कितना अधिकार दिया जाए, और भारतीय क्या इस अनुरूप हो चुके हैं, इस लायक हो चुके हैं कि वो अधिकारों का उपभोग कर सके। आज भारत में पनपी हुई राष्ट्रीयता का परिणाम था कि लोगों ने साइमन आयोग के गठन के साथ ही विरोध करना आरंभ किया। विरोध का मूल कारण था कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। अर्थात आज पनपी हुई राष्ट्रीयता इतनी चरम पर है कि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख चुके हैं। और लोगों की मांग थी और कहना था कि जिस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, जो भारत को जानता ही नहीं है, वो भला भारतीयों के हितों के बारे में क्या खाक जानेगा। 1927 के बाद के कालखंड में आप आ जाइए 28 में जब आयोग का आगमन हुआ, बंबई में उतरते के साथ ही विरोध की लपटें तेज हो गई। पुनः आगे आए 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की बात की गई। नेहरू रिपोर्ट को भी व्यापक असफलता मिली। साइमन आयोग को भी असफलता मिली। भले साइमन आयोग को असफलता मिली, लेकिन उस असफलता में सफलता था, क्योंकि भारत में राष्ट्रीयता का जोर तेज था। नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। मतलब आज भारतीयों के अंदर एक वेव ये चल रहा है, हमारी मांगे क्या है, हमारा अधिकार क्या है। इन तमाम चीजों को जब भारतीयों को नहीं दिया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, इसने भी राष्ट्रीयता को फैलाया। एक और वेव जो साइलेंट वेव में चल रहा था वो था क्रांतिकारी आतंकवाद का वेव। क्रांतिकारी आतंकवाद की जो गतिविधियां थी वो आम लोगों के बीच लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। बढ़ती लोकप्रियता का परिणाम था कि कांग्रेस की वो रुझान घटता जा रहा था, क्रांतिकारियों से लगाव बढ़ता जा रहा था। ये बात कोई बुरी नहीं थी, भले क्रांतिकारी गतिविधि से आजादी मिले या गांधीवादी तरीके से मिले, मंजिल एक था, तरीके अलग थे। लेकिन कांग्रेस के ऊपर भी इसका दबाव पड़ा। कल तक जो कांग्रेस अपने अधिकारों की मांग करती थी, आज वो कांग्रेस के ऊपर पड़ते दबाव का ही परिणाम था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में 3 प्रस्ताव जो पारित किए गए, उसमें से एक यह भी था कि अब हमें पूर्ण आजादी से कमतर कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा था कि जब तक आजादी मिल नहीं जाती तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और तीसरा यह था कि गांधी कोई भी आंदोलन को आरंभ कर सकते हैं। यह तय हो गया कि अब भारत में कोई जन आंदोलन होगा, वो आंदोलन की रूपरेखा गांधी निर्धारित करेंगे। यही कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पूरी एक प्रकार से परिस्थितियां तैयार हो चुकी थी, और उन्हीं परिस्थितियों में एक आंदोलन की शुरुआत गांधी के द्वारा किया गया, जो इतिहास के पन्नों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सोमपद के देखिए इसका नामकरण कितना बेहतरीन रखा गया। सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा मतलब आपके आदेश का उल्लंघन करेंगे, और उसके बाद आंदोलन है। मतलब अगर आपकी कोई नीति गलत है, पॉलिसी गलत है, तो मैं आपकी उस पॉलिसी का विरोध करूंगा। आप हमें मारे या काटे, मैं आपके के ऊपर हिंसक नहीं होने जाऊंगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये परिस्थितियां थी। अब नंबर पर निर्भर करेगा यार, तुम लोगों को ये देखना होगा
कि 150 नंबर का है, कि 150 शब्दों का है, कि 250 शब्दों का, 150 का है 27 से कट कीजिए, 250 शब्द का है तो 1920 से लेके चलिए। अगर ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है तो भी आप 1920 से लेकर चल सकते हैं, चाहे तो 1905 के बाद 2 शब्दों में उसको आप 2 लाइन 3 लाइन कोट करके राष्ट्रीयता के झलक को बढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब आते हैं गांधी के कार्यक्रम की रूपरेखा। गांधी को जो पूर्व स्वतंत्रता दी गई, आजादी दी गई कि गांधी आप अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कीजिए, तो गांधी एक युग है यार, गांधी को समझने के लिए विशाल हृदय और व्यापक दिमाग की जरूरत पड़ती है। गांधी ने आंदोलन को आरंभ करने से पहले 11 सूत्री मांग को रखा, जो प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। मैं पुनः आगाह कर दूं कि अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें, अगर अंतरात्मा की आवाज हो तो। दूसरी बड़ी चीज ये आ गई कि गांधी ने 11 सूत्री मांगों में मांगों का जो लिस्ट रखा था इतना बेहतरीन था कि समाज का किसानों के लिए था कि जो टैक्स है उसमें 50% कमी किया जाए, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, हथियार रखने का अधिकार दिया जाए, सैन्य क्षमता में कमी की जाए, उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती किया जाए, 1 शिलिंग बराबर 4 पाउंड। इस तरह के 11 मांगों का एक जो लिस्ट बनाया था उसमें समाज का व्यापारी तबका, किसान तबका, मजदूर तबका, सबों के हित की पूर्ति थी। गांधी एकाएक आंदोलन को आरंभ करते बिना हुकूमत को जानकारी दिए तो तय था कि लॉर्ड इरविन खड़ा होकर के कह देता मंच पर से कि अगर आपको आंदोलन करना ही था तो एक बार हमसे मांगे मान लिए होते, अगर मैं ना कहता तो आप आंदोलन करते। एकाएक राष्ट्र को आंदोलन के गर्त में झोंकने का आपको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गांधी ने ऐसा किया नहीं। गांधी ने पहले मांगों को माना और ब्रिटिश हुकूमत के मुंह से कहवाया, ब्रिटिश हुकूमत के मुंह से कहलवाया। क्या कहलवाया कि जब 11 सूत्री मांग लेके गए इरविन के पास तो इरविन ने कहा कि मैं एक भी मांग नहीं मान सकता। तो गांधी ने कहा कि इसका मतलब मैं यह समझूं कि मैं आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हूं। इरविन ने कहा कि आपको जो समझना है समझिए, लेकिन जाते जाते इरविन ने गांधी से पूछा कि आप करोगे क्या। गांधी ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, समुद्र तट के किनारे जाएंगे, नमक बनाएंगे, नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इरविन ने भी कहा कि जाओ तुम समुद्र सुखा दो। गांधी का कथन है यार कि मैंने रोटी मांगी, बदले में हुकूमत ने हमें पत्थर दिया। अब गांधी लग गए एक रणनीति की तैयारी में और वो रणनीति ही कार्यक्रम का हिस्सा बना। वो कार्यक्रम को आप 5 शब्दों में पिरो रख सकते हैं। पहला चीज हुआ कि हम नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, विदेशी वस्तुओं की का हम उपभोग नहीं करेंगे, होली विदेशी वस्त्रों का होली जलाएंगे, स्वदेशी को हम अपनाएंगे, हम कर नहीं देंगे, और नशीले पदार्थ के बिक्री केंद्रों पर चाहे शराब हो या अफीम हो उन तमाम जगहों पर जाकर के हमको करना क्या है, धरना देने का अधिकार है। ये कार्यक्रम की जो 5 रूपरेखाएं देखिए कैसे गांधी ने रणनीति को बनाया था। यार धरना देना है शराब की दुकान के आगे, हम इस पर विशेष चर्चा दांडी मार्च में करेंगे। एक कितना सटीक और सही था, ये कार्यक्रम के लिए दिया गया था महिलाओं को। दूसरा चीज आ गया कि नमक तोड़ना है तो जन समुदाय जो समुद्र तट के किनारे वो नमक बनाएगा, लेकिन जो समुद्र तट के किनारे नहीं वो क्या करेगा, चर्चा का विषय दांडी यात्रा में मैं करूंगा। तो आप दिमाग में जहन में इस चीज को आप बिठा लें। इसमें 2 पॉइंट ऐसा है जो सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के कानून का उल्लंघन है। नमक बना करके नमक ब्रिटिश हुकूमत के कानून को तोड़ना, कर नहीं देने का आंदोलन चला करके कर नहीं देने से ब्रिटिश हुकूमत के कानून को तोड़ना। आज भारत जवान हो चुका है। यहाँ जवान शब्द का मतलब हो गया कि राष्ट्रीयता इस कदर फैल चुकी है कि लोग ब्रिटिश हुकूमत के कानून को हाथ में लेने को तैयार है। जरा गौर कीजिए 1920 में गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था तो गांधी के उस असहयोग आंदोलन में एक भी कानून का उल्लंघन नहीं था। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो कौन सा कानून टूटेगा यार, वकील वकालत के पेशे को छोड़ेगा तो कौन सा कानून टूटेगा, सरकारी उपाधियां लौटा दी जाएगी, सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। ये अपने पर था, ऐच्छिक था। उस वक्त के भारत में उसकी जरूरत थी। अब के भारत में आ गया कि हम आपके कानून को तोड़ते हैं, आपको मारना हो पीटना हो जो करना हो करें, हम बदले में हिंसक नहीं होंगे। इसका उत्कृष्ट उदाहरण हम देंगे धरसाना नमक कांड, जो अमेरिकी पत्रकार के द्वारा फोटोग्राफी किया गया था, उसकी चर्चा दांडी मार्च में करूंगा। तो गांधी ने सोची समझी रणनीति के तहत यह कार्यक्रम बनाया। अब सवाल एक पैदा होता है, गांधी ने नमक को ही क्यों चुना। तो यार नमक खाने वाले पदार्थ में एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग और उपभोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक करता है। खाने वाले चीजों में नमक ही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो समानता के सिद्धांत पर लागू होता है। ऐसा नहीं होता कि गरीब के घर में अगर खाने में नमक डालना है तो गरीब है तो कम डालेगा और अमीर है तो ज्यादा डालेगा। क्या रणनीति का हिस्सा था इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कपड़े को नहीं चुना कंपलसरी मद में,
क्योंकि भारत एक गरीब राष्ट्र था। सवाल पैदा हो जाता कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या की परिस्थितियां पैदा हो जाती। इसलिए गांधी ने नमक को ही चुना। इसलिए इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार गांधी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की वो एक सोची समझी रणनीति का परिणाम था। और ये आंदोलन भारत में पहला कोई आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ा। लॉर्ड इरविन भाप ना सका गांधी के गुगली को, और गांधी के चपेट में आए लॉर्ड इरविन, और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। क्योंकि पहली बार जो कोई वार्ता होगी जिसकी चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे, जहां पर बराबरी पर चर्चा होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को आप लोग मेन ओरिएंटेड इस अंदाज में रख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। देखिए यही 5 है। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना है, सरकारी सेवा, अदालत, शिक्षा केंद्र और अधिवेशनों का बहिष्कार करना है, महिलाएं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर के धरना दे सकती है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, कर देने से मना कर देना है। ये चंद बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। मैं पुनः आगाह कर दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।